Hello students, in this video we are going to discuss the NCERT questions of the chapter force and law of motion. Fine. So here this is the first question from your NCERT book, that is an object experience a net zero external unbalanced force. Is it possible for the object to be traveling with a non-zero velocity? If yes, state the conditions that must be placed on the magnitude and direction of the velocity. If no, provide a reason. Okay. Now, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है. सबसे पहले हमने क्या करना है, एक ऑब्जेक्ट लेना है. ठीक है. सपोज ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, और इसके ऊपर एक कोई नॉन बैलेंस फोर्स लग रहा है. ठीक है. अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब नेट फोर्स जीरो नहीं होना चाहिए, वो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है. ओके. बट यहां पर कंडीशन क्या दे दी कि एफ नेट शुड बी इक्वल टू जीरो. और जैसे ही एफ नेट की वैल्यू जीरो होती है, ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स होता है वो बैलेंस्ड फोर्स में कन्वर्ट हो जाता है. सॉरी, ये बैलेंस्ड फोर्स. ठीक है. सो बैलेंस्ड फोर्स के लिए एफ नेट जो है वो जीरो होता है. और एफ नेट जीरो अगर है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी कंडीशन जो है उसमें चेंज नहीं करेगा. इट मीन्स अगर कोई रेस्ट कंडीशन में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट कंडीशन में है तो वो रेस्ट रहेगा. अगर कोई मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से, तो वो v वेलोसिटी से ही मूव ऑन करता रहेगा जब तक कि उस पर कोई दूसरा ऐसा फोर्स अप्लाई ना हो जिसके लिए एफ नेट की वैल्यू कुछ ना कुछ हो. दैट मीन्स एफ नेट शुडंट बी इक्वल टू जीरो. ओके. अगर एफ नेट जीरो नहीं है तभी यह जो है वेलोसिटी में चेंज होगा, या रेस्ट जो है वो वेलोसिटी में, जो रेस्ट ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा किसी वेलोसिटी v से. ओके. सो अगर इफ इट इज पॉसिबल टू बी ट्रेवलिंग, बिल्कुल पॉसिबल है. नॉन जीरो वेलोसिटी मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी हो उसकी. सो क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है. कब पॉसिबल है? अगर स्टार्टिंग से ही इनिशियली ये ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव ऑन कर रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो है तो वो रेस्ट की कंडीशन में रहेगा, अगर रेस्ट में है तो. और अगर किसी वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो वो उसी वेलोसिटी से मूव ऑन करता रहेगा, यानी ट्रेवल करता रहेगा. सो यस, दिस इज पॉसिबल फॉर द ऑब्जेक्ट टू बी ट्रेवलिंग विद अ नॉन जीरो वेलोसिटी. दैट इज यस. ओके. स्टेट द कंडीशन. कंडीशन क्या होगी? इनिशियली वो किसी न किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा हो. सो द इनिशियल वेलोसिटी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. इफ द इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू v और u, then the object will be traveling with a non-zero velocity that is a constant velocity. ओके. एक कांस्टेंट वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में, उसी मैग्नीट्यूड में ऑब्जेक्ट जो है वो मूव ऑन करता रहेगा, अगर इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कुछ ना कुछ है तो. नाउ द सेकेंड, व्हेन अ कारपेट इज बीटन विथ अ स्टिक, डस्ट कम आउट. ओके. एक्सप्लेन. ड्यू टू इनर्शिया. फाइन. मान लो ये कोई कारपेट है, यहाँ पे कारपेट टंगा हुआ है और ये इसके अंदर डस्ट पार्टिकल है. राइट. यहाँ पे. ओके. कारपेट थोड़ा और नीचे कर लेते हैं. सो ये कारपेट है और इसके ऊपर डस्ट पार्टिकल है. जैसे ही आप इस कारपेट को किसी स्टिक से बीट करोगे, किसी भी स्टिक से आप इसको बीट करोगे, तो क्या होगा? जो कारपेट है वो पीछे की तरफ मूव होगा. ठीक है. क्यों? क्योंकि आपने कारपेट को क्या किया है? आपने कारपेट को फोर्स दिया है. जैसे ही आपने कारपेट को फोर्स दिया किसी स्टिक से, तो कारपेट पीछे की तरफ मूव होगा. लेकिन जो डस्ट पार्टिकल्स हैं जो इसके ऊपर अटैच हैं सीधे, किसी भी फोर्स से बाउंडेड नहीं है, ये सिर्फ लगे हुए हैं. ठीक है. तो जैसे ही कारपेट पीछे की तरफ मूव होगा, डस्ट पार्टिकल ड्यू टू देयर इनर्शिया, अपने इनर्शिया की वजह से यहीं पे रह जाएंगे. दैट मीन्स क्या होगा? सेकेंड पोजीशन में जैसे ही इसको बीट किया, कारपेट तो इधर आ गया. ठीक है. और डस्ट पार्टिकल यहीं के यहीं रह गए. ठीक है. सो दैट्स वाई डस्ट पार्टिकल जो है बाहर आ जाते हैं ड्यू टू देयर इनर्शिया. क्लियर? So that is the second question. Now this is the third. Why it is advised to tie any luggage kept on the roof of the bus with a rope? बस के ऊपर अगर हम कोई भी सामान रखते हैं, सपोज ये सामान रखा हुआ है और बस v वेलोसिटी से इस साइड चल रही है. ठीक है. अब क्या हो रहा है? आपने इसको टाइट नहीं किया, इसको बांधा नहीं है, तो बस तो आगे चली जाएगी.
लेकिन ये ऊपर का जो लगेज है वो अपनी इनर्शिया की वजह से अपनी इसी जगह पे रहना पसंद करेगा। तो क्या होगा, बस तो आगे चली जाएगी और ये सामान यहीं का यहीं रह जाएगा। इट मीन्स ये आगे मूव करेगा नहीं। सो ये जो लगेज है वो नीचे गिरने के चांसेस रहते हैं। दैट्स वाई इसको बांध दिया जाता है। अगर इसको बांध दिया जाएगा तो क्या होगा, ये सामान बस की जो रूफ है उसके साथ अटैच हो जाएंगे और गिरने के, लगेज के गिरने के चांसेस जो हैं वो खत्म हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट हियर अ बैट्समैन, फोर्थ क्वेश्चन, अ बैट्समैन हिट्स अ क्रिकेट बॉल which then rolls on a level ground. After covering a short distance, the ball comes to rest. The ball shows to a stop because. अब क्यों स्टॉप क्यों हो रहा है? देखो यहाँ पे ABCD 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। द बैट्समैन डिड नॉट हिट द बॉल हार्ड इनफ। क्या बैट्समैन ने हार्ड इनफ नहीं मारा? बिल्कुल मारा ही होगा, बैट्समैन है, ठीक है, प्रैक्टिस कर रहा होगा। सो बिल्कुल एक कुछ ना कुछ फोर्स तो उसने अप्लाई किया ही है बॉल के ऊपर। सेकेंड, वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल। बॉल के ऊपर जो फोर्स एक्सर्ट किया है, ठीक है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, लेकिन ये रीजन नहीं है बॉल के स्टॉप होने का या रेस्ट में आने का, रीजन नहीं है, ठीक है। वेलोसिटी फोर्स के प्रोपोर्शनल होती है। दैट मीन्स क्या होता है, जितना फोर्स अप्लाई होगा वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगी। दैट इज ओके, वो सही है, लेकिन ये रीजन नहीं है कि बॉल स्टॉप क्यों हुई। हमने इसने पूछा क्या क्वेश्चन में कि बॉल स्टॉप हुई क्यों, है ना। शोज अ स्टॉप बिकॉज, क्यों, देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग द मोशन। दैट मीन्स बॉल के ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि उसके मोशन का अपोज कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है मोशन को। बिल्कुल ये सही है। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर ये इस वेलोसिटी से इधर जा रहा है और उसको रोकने के लिए कोई फोर्स है, तभी तो ये ऑब्जेक्ट रुकेगा। भले वेलोसिटी किसी के भी प्रोपोर्शनल हो, भले इसको कितना भी तेज हिट किया गया हो, जब तक ये वाला फोर्स अप्लाई नहीं किया जाएगा तब तक ये ऑब्जेक्ट नहीं रुकेगा। सो इसके रुकने का रीजन क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रुकने का, दैट सी देयर इज अ फोर्स ऑन द बॉल अपोजिंग टू द मोशन। क्लियर। नाउ द फिफ्थ वन, हियर द फिफ्थ क्वेश्चन, अ ट्रक स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट। दैट मीन्स U0, रेस्ट से स्टार्ट हुआ U0, and rolls down a hill with a constant acceleration. A is constant, ठीक है, okay. It travels a distance of 400 meter. That means S distance 400 meter, okay, in 20 second. T time 20 second. Now find the acceleration. A हमको फाइंड आउट करना है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इफ इट्स मास इज 7 टन। मास 7 टन, दैट विल बी इक्वल टू 7 into 1000 kg, दैट इज 7000 kg, ओके। सो वी हैव M, T, S एंड U, और हमको A काउंट करना है और फोर्स दैट इज MA, ये काउंट करना है, ओके। नाउ एक्सीलरेशन के लिए हमें इक्वेशंस अप्लाई करनी पड़ेंगी। हमारे पास 3 इक्वेशंस हैं, लॉ ऑफ मोशन के भी इक्वेशंस हैं और मोशंस के 3 इक्वेशंस हैं हमारे पास, इन विच फर्स्ट इज V इज इक्वल टू U प्लस AT, दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन। सेकेंड इक्वेशन, S विल बी इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। थर्ड इज 2AS will be equal to V square minus U square. Here V is the final velocity, U is the initial velocity, A is the acceleration, T is the time, S is the displacement. Okay. Here अब देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास U है, चलो इस इक्वेशन में U है, इसमें भी U है और इसमें भी U है, यानी ये तीनों में है। हमारे पास S भी है, ये रहा S, यानी इस इक्वेशन में S और U दोनों है हमारे पास, ठीक है। इसके पास भी S है, ये रहा S और ये रहा U, ठीक है। T है हमारे पास, क्या इसमें T है? नहीं, इसमें है T, ये रहा T, दोनों में है, ठीक है। अब देखो इसमें S है हमारे पास, U है हमारे पास और T है हमारे पास और A काउंट करना है। सो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन टू कैलकुलेट द एक्सीलरेशन। सो S इज 400, ओके, 400 मीटर विल बी इक्वल टू
u is 0 into t is 20 second प्लस हाफ a काउंट करना है t स्क्वायर 20 सेकेंड होल स्क्वायर, ये 0 हो गया ओवरऑल, सो कट, राइट. नाउ 400 मीटर विल बी इक्वल टू हाफ a, that is 20 square 400 सेकेंड स्क्वायर. नाउ इसको यहां ले आओ और इसको 2 से मल्टीपल कर दो. सो 2 ऊपर आ गया, 400 2 इंटू 400 मीटर डिवाइडेड बाय 400 सेकेंड स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू a. एक्सेलरेशन हमारे पास यहां से आ गया, 400 से 400 कैंसिल हो गया. सो a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके, देखो यहाँ पे मैंने क्या करा है, मैंने सारी चीजें जितने भी हमारे पास डिजिट दिए हुए थे, जितने भी डेटास हमें गिवन थे, वो सारे विद यूनिट रखे हैं. ठीक है, तो यहाँ पे देखो मीटर के साथ कोई भी मीटर नहीं है जहां से कैंसिल हो सके, सिर्फ 400 कैंसिल हुआ है, मीटर कैंसिल नहीं हुआ है कहीं पे भी. सेकेंड स्क्वायर भी कहीं से कैंसिल नहीं हुआ है. क्या यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर है? नहीं. क्या यहाँ पे मीटर है? नहीं. तो कैंसिल कैसे होगा? तो हमारे पास बचेगा क्या, ये 2, ये मीटर और ये पर सेकेंड स्क्वायर. सो यहाँ पे एक्सेलरेशन की हमारे पास यूनिट भी आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द यूनिट्स. ओके, हमें हर एक डिजिट को, हर एक क्वांटिटी को किसके साथ रखना है, हमें उसकी यूनिट के साथ रखना है उसे. क्लियर? सो एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास. नाउ मास इज 7000. सो F विल बी इक्वल टू 7000 kg multiplied by 2 meter per second square. So here 14,000 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको, इस ओवरऑल वैल्यू को कहते हैं न्यूटन. n, इसको n से रिप्रेजेंट करते हैं. सो वी कैन से 14,000 न्यूटन, दैट इज द वैल्यू ऑफ फोर्स. ओके, so that is how we can calculate, we can do the fifth question. The sixth is a stone of 1 kg. So mass is equal to 1 kg. It's thrown with a velocity u 20 meter per second across the frozen surface of a lake. एक लेक के फ्रोजन सरफेस के ऊपर इसको फेंका जाता है. एंड come to the rest. So v that is final velocity 0. Come to the rest. So 0 meter per second, that is the final velocity. Traveling a distance s 50 meter. What is the force of friction? F निकालना है. F is equal to ma. We have m और हमें एक्सेलरेशन यहां से काउंट करना है जो गिवन डेटा है उससे. अब देखो हमारे पास फिर वही 3 इक्वेशन है. कौन कौन सी इक्वेशन थी हमारे पास? v is equal to u प्लस AT. सो यहां पे हमारे पास क्या क्या है, देखो v है हमारे पास, u है हमारे पास, a हमें काउंट करना है, t है हमारे पास नहीं, हमारे पास t नहीं है. सो हम ये काउंट नहीं कर सकते. सेकेंड, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. अब देखो यहां पे भी हमारे पास t नहीं है, टाइम नहीं है हमारे पास. सो हम ये वाली भी अप्लाई नहीं कर सकते. बचा क्या, 2as विल बी इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर. यहां कहीं t नहीं है. a हमें काउंट करना है, डिस्प्लेसमेंट गिवन है, v गिवन है, u गिवन है. वी कैन कैलकुलेट a, राइट. सो इससे हम a कैलकुलेट करेंगे. कैसे? अब यहां से इधर लियो, हमें a कैलकुलेट करना है. सो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2s. ओके, यहां पे वैल्यूज रख दो. v क्या है? 0, 0 का स्क्वायर भी 0 माइनस u स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400, राइट, डिवाइडेड बाय, देखो ये पूरा नेगेटिव में आएगा और उसके बाद में u का स्क्वायर है ना, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. 2s डिस्प्लेसमेंट, सो 2 इंटू 50 मीटर, राइट. अब कैलकुलेट कर लो. -400 डिवाइडेड बाय 100 मीटर, और यहां पे आ गया मीटर स्क्वायर, और यह सेकेंड स्क्वायर में नीचे लियो, मीटर स्क्वायर से मीटर कैंसिल हो गया, राइट. सो एक्सेलरेशन हमारे पास क्या बचा? 4 -4 मीटर
पर सेकेंड स्क्वायर। देखो वापस से यूनिट आ गया हमारे पास, राइट, ये हमारे पास ए आ गया -4। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या आ रहा है -4। ये देखो यहां से पूरा कैलकुलेट हमें इसी वे में करना है। एक्सेलरेशन माइनस या प्लस में आ सकता है। माइनस और प्लस क्या इंडिकेट करता है? डायरेक्शन। ओके, यानी एक्सेलरेशन कम हो रहा है। क्लियर? नाउ ए की वैल्यू पुट कर दो। एम हमारे पास है 1 kg, सो एफ विल बी 1 kg मल्टीप्लाइड बाय -4, दैट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सो -4 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी जगह मैं न्यूटन रख सकती हूं, सो F will be equal to -4 Newton. Okay, this is the 6th question. Now 7th question. This one is the 6th one. Now 7th question. Now this is the 7th question. Look, A 8000 kg engine. Here this is the engine. Mass of this engine is 8000 kg. Okay. Pulls a train of 5 wagons. 5 wagons are there. So here, suppose this one is the first wagon, the second one, the third one, and the fourth one, this fifth one. So इसको ये पुल कर रहा है। 5 wagon, each 2000 kg. Each is 2000 kg. Wagons का मास है। Okay. So mass of engine, that is ME, mass of wagon MW. ओके, सबका यही है kg along a horizontal track. एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे इसको पुल कर रहा है। इफ द इंजन एक्सर्ट अ फोर्स, इंजन का फोर्स, इंजन जो है वो कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? F इज इक्वल टू 40,000 न्यूटन। 40,000 न्यूटन एंड द ट्रैक ऑफर्स अ फ्रिक्शन फोर्स। ट्रैक जो है नीचे, इसका जो फ्रिक्शन फोर्स है, यहाँ पे ट्रैक का फ्रिक्शन फोर्स, दैट मीन्स ये इस साइड लग रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स इधर लगेगा, ट्रैक का इस साइड मान लो। ठीक है, मैं ऊपर लिख रही हूँ ताकि यहाँ पे थोड़ा सा, चलो इधर लिख लेते हैं। ये है फोर्स ऑफ इंजन, फोर्स ऑफ ट्रैक इज 5000 न्यूटन। Okay, so first then calculate the following. First the net accelerating force. फोर्स कैलकुलेट करना है कि किस फोर्स से ये ट्रेन जो है वो एक्सेलरेट हो रही है। सो F नेट विल बी इक्वल टू FE इंजन का फोर्स माइनस F फ्रैक्शन या ट्रैक का फोर्स, दैट विल बी इक्वल टू 40,000 माइनस 5,000, दैट विल बी इक्वल टू 35,000 न्यूटन। दिस इज F नेट। टोटल इतना फोर्स जो है वो लग रहा है ट्रेन का, यानी इस फोर्स से ये इसको पुल कर रहा है। ट्रैक का फोर्स अलग होता है। देखो ट्रैक जो फोर्स लगा रहा है ना, वो सिर्फ इस इंजन पे लगा रहा है। ठीक है, इट मीन्स ये इस इंजन को, यहाँ पे जो मेन फोर्स कौन अप्लाई कर रहा है? इंजन इसको इतने फोर्स से खींचने की कोशिश कर रहा है इन सबको। ठीक है, लेकिन ट्रैक कितना फोर्स लगा रहा है? 5,000, जो इसके अपोजिट में है। तो अब इन वेगन्स पे ओवरऑल फोर्स कितना लगेगा? 35,000 न्यूटन। सो दिस इज F नेट। इस नेट फोर्स से ये जो ट्रेन है वो इस साइड पुल होगी। किस फोर्स से? 35,000 न्यूटन, दैट इज द F नेट। ठीक है, इस फोर्स से इधर आएगा। नाउ सेकेंड, द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन, F इज इक्वल टू MA, A निकालना है। F डिवाइडेड बाई M, दैट विल बी इक्वल टू F फोर्स कितना है? 35,000 डिवाइडेड बाई मास ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का मास निकालना है यहाँ पे, है ना, क्योंकि ट्रेन का निकालना है, सिर्फ इंजन का नहीं, ट्रेन का। फोर्स तो यही अप्लाई हो रहा है सब पे ओवरऑल, इधर इसी फोर्स आएंगे। अब देखो वेट कितना हो गया? 8,000 इसका, प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, ओवरऑल 18,000। सो 18,000। ठीक है, सो ये आएगा एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन। ओके, यहां से ये कैंसिल, (1.94 मीटर पर सेकेंड। ओके,
that is the acceleration. Clear? Now next is the force of wagon. Here the force of wagon 1 on wagon 2. वेगन 1 का फोर्स जो कि इस वेगन 2 पे लग रहा है, इस साइड लगेगा, राइट, इस वेगन 2 पे. अब देखो पहले तो हमें इस वेगन का एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, राइट, कि इस पर जो नेट फोर्स तो ये लग रहा है, ये इससे नेट फोर्स इसी से ही खींच रहा है. देखो डायरेक्ट फोर्स लग रहा है इसका, इस पर, है ना. इंजन का डायरेक्ट फोर्स तो वेगन 1 पे लग रहा है, W1 पे लग रहा है. और W2 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, बाकी W2 W3 पे कौन सा फोर्स लग रहा है, इस वेगन का फोर्स लग रहा है. यानी फर्स्ट वेगन का इस दूसरे वाले पे फोर्स लगेगा, राइट. तो वेगन 2 के लिए इसको इतना पूरा पुल करना पड़ेगा यहां तक वेगन 1 को. और वेगन 1 जो है वो फोर्स कितना एक्सर्ट कर रही है 35 न्यूटन. सो इसका पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्सेलरेशन ऑफ वेगन्स का एक्सेलरेशन, कि इनका क्या एक्सेलरेशन है. क्लियर? सो ये एक्सेलरेशन था ट्रेन का. अब हमें एक्सेलरेशन निकालना है सिर्फ वेगन्स का. हमने इंजन का और वेगन्स का अलग अलग एक्सेलरेशन नहीं निकाला है. वेगन्स का अलग एक्सेलरेशन है. क्यों? क्योंकि इनका मास अलग है, राइट. हमने क्या कहा था, फोर्स तो भले इक्वल हो लेकिन एक्सेलरेशन जो है वो अलग अलग होगा. ओके, तो इनका मास अलग है, 2000 kg है और इसका 8000 है. सो मास इज डिफरेंट, दैट्स वाई इनका एक्सेलरेशन भी अलग होगा. सो acceleration for wagon that will be equal to force divided by m of wagon. Force 35,000, right. Wagons का मास कितना है, 2 + 2 + 2 + 2 + 2 10,000. That is 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज द एक्सेलरेशन ऑफ वेगन. ठीक है, वेगन का एक्सेलरेशन है. ठीक है, अब देखो यहां से ये वाला फोर्स जो है वो लगेगा, तो इसके लिए मास क्या आ जाएगा, 8000 kg. क्यों? क्योंकि ये वेगन पुल कर रहा है 8000 को. अब ठीक है, यहां का फोर्स यहां आ गया. अब ये फोर्स लगा रहा है इस पर, फिर ये फोर्स लगाएगा इस पर, फिर ये फोर्स लगाएगा इस पर, फिर ये फोर्स लगाएगा इस पर. सो ओवरऑल जो पुलिंग फोर्स है वो इसी वे में चलता रहेगा. क्लियर? सो यहाँ पे देखो इन चार के ऊपर ये वाला वेगन फोर्स लगाएगा वो इक्वल लगाएगा. ये वेगन पे इस पे लगाएगा, तो ओवरऑल इस पर नेट फोर्स क्या लगेगा, तो उसके लिए हमें m जो है, मास जो है वो 8000 लेना है. ठीक है, एक्सेलरेशन हमारे पास ये रहा वेगन्स का. सो सिंपली F = ma कर दो. मास कितना है 8000 मल्टीपल बाय 3.5. सो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आएगा हमारे पास 28,000 न्यूटन. ये फोर्स जो है वो देखो किसका है, ओवरऑल फोर्स. हम ओवरऑल फोर्स, नेट फोर्स हम कितना दे रहे हैं 35,000. ठीक है, नेट फोर्स इतना ही है. लेकिन ये नेट फोर्स डायरेक्ट किस पर लग रहा है, सिर्फ वेगन 1 पे. ठीक है, वेगन 1 जो है वो पुल करेगा वेगन 2 को, और ओवरऑल इसका पुल जो है वो फोर्स किससे होगा, 28,000 न्यूटन से. ये क्यों हो रहा है, क्योंकि मास ऑफ वेगन्स आर डिफरेंट फ्रॉम द मास ऑफ द इंजन. दैट्स वाई फोर्स के लिए एक्सेलरेशन अलग होगा, और अगर एक्सेलरेशन अलग है तो फिर ये जो इनके ऊपर जो फोर्स लगने वाला है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा. ओके, नाउ 8th क्वेश्चन. हियर दिस इज द 8th क्वेश्चन. एन ऑटोमोबाइल व्हीकल हैज अ मास ऑफ 1500 kg. सो m दैट इज 1500 kg. मास हमारे पास ये रहा. व्हाट मस्ट बी द फोर्स, F कैलकुलेट करना है. F = ma होता है, हमें पता है. सो व्हाट विल बी द फोर्स बिटवीन द व्हीकल एंड द रोड. व्हीकल और रोड के बीच में क्या फोर्स लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, नेट फोर्स. ठीक है, इफ द व्हीकल इज टू बी स्टॉप्ड विद अ नेगेटिव एक्सेलरेशन ऑफ 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो ए जो है वो हमें गिवन है, माइनस नेगेटिव एक्सेलरेशन है, सो माइनस 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देखो यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दो भले. इसकी वैल्यू कैसे आती है, मान लो ये है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब भी किसी वैल्यू को, या ऐसे लिख दो मैं, सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. जब भी किसी वैल्यू को हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, यानी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर की तरफ ले जाते हैं, तो जो पावर्स होती है उसका साइन चेंज हो जाता है. दैट मीन्स अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो ऊपर जाने के बाद ये पावर पॉजिटिव में हो जाती है. अब क्योंकि ये पॉजिटिव साइन है, तो जब हम इसको सेकेंड स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है वो नेगेटिव आ जाएगी. ओके, सो ये वाली चीज और ये वाली चीज एक ही है.
इससे सिर्फ लिखने का तरीका अलग है. सो दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑल्सो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो एक्सीलरेशन है हमारे पास, मास है हमारे पास, फोर्स निकालना है. सिंपल. F will be equal to 1500 kg multiplied by minus 1.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. सो कैलकुलेट करो. द फोर्स विल बी minus 2550 न्यूटन. ओके, सो दिस इज द फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स या नेट फोर्स, कुछ भी. नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द मोमेंटम. मोमेंटम क्या होता है? P will be equal to mv. Momentum is the product of mass and velocity for any substance or any object. This one is the 8th one, this one is the 9th one. Okay, so momentum of an object of mass m and moving with the velocity v will be equal to, here the D is the correct option, that is mv. Now the 10th one. Now the 10th one, using a horizontal force of, here this is the 10th one. Using a horizontal force of 200 Newton, F will be equal to 200 Newton. We need to move a वुडन क्यूबिनेट. वुडन का क्यूबिनेट है और इसको हमको मूव कराना है विद द कांस्टेंट फोर्स 200 न्यूटन. ओके, नाउ अक्रॉस अ फ्लोर एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मीन्स वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट होनी चाहिए, v कांस्टेंट होनी चाहिए. फोर्स हम कितना लगा रहे हैं? सॉरी, यहाँ पे लेट्स मूव अगेन. दिस इज द ब्लॉक ऑफ वुडन. यहाँ पर हमने फोर्स लगाया है 200 न्यूटन और हम चाहते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे v. सो कांस्टेंट वेलोसिटी से ये जो है अक्रॉस अ फ्लोर चलता रहे. व्हाट is the frictional force that will be required exerted on the cabinet. मतलब इस क्यूबिनेट पे हम कितना फोर्स लगाएं? इधर से 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी इसकी v है, और हम और कितना फोर्स लगाएं अपोजिट में कि इसकी वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट रहे. ठीक है, ये पूछा गया है. सो देखो, अगर हमको इसको v वेलोसिटी यानी कांस्टेंट वेलोसिटी से हमको इसको कंटिन्यू चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अप्लाई द फर्स्ट रूल कि अगर नेट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट पे 0 है तो ऑब्जेक्ट जो है वो उसी वेलोसिटी से मूव करता रहेगा जिस वेलोसिटी से वो कर रहा है. इट मीन्स इसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं आएगा. तो अगर यहाँ पर इस पे 200 न्यूटन फोर्स लग रहा है, वेलोसिटी इसकी v आ चुकी है, तो फ्रैक्शनल फोर्स अगर हम -200 न्यूटन लगाएं तो अपोजिट में, क्योंकि अपोजिट है इसलिए माइनस, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? एफ नेट दैट इज 200 न्यूटन प्लस -200 न्यूटन, दैट विल बी इक्वल टू 0. और एफ नेट अगर 0 है तो ये अपनी v वेलोसिटी से मूव ऑन करता रहेगा. सो व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल फोर्स? द फ्रैक्शनल फोर्स शुड बी -200 न्यूटन. नाउ 11th one, two object each of mass 1.5. now here these are the two objects, first object and the second one. okay, each of mass 1.5. mass क्या है इनका? m will be 1.5 kg. here m1 m2 1.5 kg. ओके, मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन. एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में. दैट मीन्स अगर ये इस साइड चल रहा है तो ये इस साइड चल रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. द वेलोसिटी ऑफ ईच, हियर ईच ऑब्जेक्ट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, सो इनकी वेलोसिटी क्या है? सो हियर, ओके फाइन. नाउ द वेलोसिटी दोनों की u1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. हियर u2 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड. ओके, बिफोर द कोलिजन ड्यूरिंग विच दे स्टिक. बिफोर द कोलिजन ये सारे डेटा है. अब इसके बाद में क्या होगा? कोलिजन के बाद में एक दूसरे से स्टिक हो गए, चिपक गए. ओके, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट? सो यहाँ पे पूछा क्या गया है? फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है. दैट मीन्स आफ्टर कोलिजन क्या होगा? ये दोनों स्टिक हो गए. ठीक है, तो मास क्या हो गया इनका? टोटल मास m1 प्लस m2 दैट विल बी इक्वल टू 3 kg. ओके, फाइनल, ये फाइनल मास हो गया.
कोलिजन के बाद, आफ्टर कोलिजन। और वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 विल बी इक्वल टू v2, क्योंकि चिपकने के बाद देखो ये जिस साइड चलेगा उसी साइड ये चलेगा, ये जिस वेलोसिटी से चलेगा उसी वेलोसिटी से दूसरा ऑब्जेक्ट चलेगा, सो दे विल बी इक्वल टू v। ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड ऑब्जेक्ट आफ्टर टू कोलिजन। कोलिजन के बाद की हमें ऑब्जेक्ट निकालनी है, तो जाहिर सी बात है मोमेंटम बिफोर कोलिजन विल बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ आफ्टर कोलिजन, राइट। सो यहां पे क्या है, कौन सा लॉ लगेगा, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। सो हियर वी कैन से m1 u1 प्लस m2 u2 विल बी इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। ओके, सो m1 की वैल्यू क्या है, 1.5 kg इंटू 2.5 मीटर पर सेकेंड प्लस 1.5 kg इंटू 2.5। देखो यहाँ पे इक्वल और अपोजिट है, सो वेलोसिटी जो होती है ना वो वेक्टर क्वांटिटी होती है। दैट मीन्स अगर ये प्लस में है तो ये माइनस में लिखनी पड़ेगी हमें, ठीक है। तो ये वाली चीज जो है वो माइनस में होगी, माइनस मीटर पर सेकेंड। ओके, समझ में आ रहा है ना। अगर u1 ये इस साइड जा रहा है तो डायरेक्शनल होती है क्योंकि वेलोसिटी, तो अगर ये इस साइड जा रहा है और हम इसको प्लस में ले रहे हैं तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को हम क्या लेंगे, माइनस में लेंगे। दैट्स वाई यहां पे मैंने माइनस लिखा है। ओके, नाउ दे विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2 दैट इज 3 kg, यहां पे लिखा लिया हमने 3 kg इंटू v। यहां ये कैसे आया, देखो यहां पे है हमारे पास m1 v1 प्लस m2 v2। अब v1 और v2 तो v के बराबर है, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, m1v प्लस m2v। अब दोनों में v कॉमन है तो v मैंने कॉमन ले लिया, ये रहा v, और m1 प्लस m2 कर दिया। ओके, सो ऐसे मैंने इसको यहाँ पे कैलकुलेट किया है। अब देखो इसको कैलकुलेट करो, सो 1.5 इंटू 2.5, हियर आंसर क्या आया, 3.75 kg मीटर पर सेकेंड। ओके, यहां पे देखो प्लस प्लस माइनस माइनस 3.75 kg मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू दिस वन। अब ये देखो ये हो गया 3.75, यूनिट्स आर सेम, सो मैं इसको लास्ट में लिख दूंगी, प्लस माइनस माइनस 3.75 kg मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 3v। अब देखो ये वाली चीज तो जीरो होगी, ठीक है, तो 3v विल बी इक्वल टू 0, सो v विल बी इक्वल टू 0, यानी फाइनल वेलोसिटी जो होगी कोलिजन के बाद वो 0 हो जाएगी। दैट मीन्स जो दोनों ऑब्जेक्ट्स हैं वो चिपकने के बाद रुक जाएंगे। ओके, नाउ हियर दिस इज द 12th क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ द मोशन, व्हेन वी पुश एन ऑब्जेक्ट द ऑब्जेक्ट पुश बैक अस, यानी जो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, इट मीन्स अगर सपोज करो ये हम हैं कुछ ऐसे, अगर हमने यहाँ पे फोर्स लगाया, ठीक है, F, तो ऑब्जेक्ट वापस हम पर फोर्स लगाएगा, ठीक है। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर यहां पर फोर्स लगा तो वापस यहां इतना का इतना, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होगा, माइनस फोर्स, लेकिन डायरेक्शन अलग होगी। ओके, अगर ये इस साइड लग रहा है तो वापस फोर्स इस साइड लगेगा। सो द ऑब्जेक्ट पुशेज बैक ऑन अस विद द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, दैट इज ओके, सही है बिल्कुल। इफ द ऑब्जेक्ट इज अ मैसिव ट्रक पार्क्ड अलोंग द रोड साइड की तरफ एक ट्रक खड़ा है, ओके, इट विल प्रोबेबली नॉट मूव, बिल्कुल सही बात है। अगर हम जाके ट्रक को धक्का देंगे तो क्या ट्रक हिल जाएगा, नहीं हिलेगा। अ स्टूडेंट जस्टिफाई दिस बाय आंसरिंग दैट द टू अपोजिट एंड इक्वल फोर्स कैंसिल ईच अदर। दैट मीन्स हमने जितना फोर्स इस पर लगाया उतना का उतना इसने हम पर लगा दिया, ठीक है, बिल्कुल लगा दिया, कैंसिल ईच हो गया, चलो ठीक है। नहीं, लेकिन इसके मूव नहीं होने का कारण ये नहीं है, ठीक है।
ओके मतलब ये सही है, जो इस स्टूडेंट ने लॉजिक बताया वो बिल्कुल सही है कि अगर हमने इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया है तो इसने भी हम पर उतना का उतना फोर्स अप्लाई किया, दैट इज ओके। लेकिन ट्रक मूव नहीं हो रहा है या हिलेगा नहीं, इसका रीजन ये नहीं है क्योंकि ट्रक ने हम पे फोर्स लगाया और हम जाके जोर से अगर उसको दौड़ते हुए जाएंगे और उस पर धक्का लगाएंगे ट्रक के ऊपर, तो ट्रक तो नहीं गिरेगा लेकिन हम गिरेंगे। दैट मीन्स इसका ट्रक का लगाया हुआ फोर्स हम पर ज्यादा लगेगा, हमें ऐसा लगेगा, तो हम गिरेंगे ना। तो ये तो रीजन नहीं हो सकता, बाकी फोर्स तो इक्वल लग रहा है, जितना हमने ट्रक पे लगाया उतना का उतना उसने हम पे लगाया है, तो ट्रक तो नहीं हिला लेकिन हम गिर गए। तो ट्रक के मूव नहीं होने का रीजन ये नहीं है कि इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं या ये कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, ये इसका रीजन नहीं है। अगर फोर्स इक्वल और अपोजिट है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन होनी चाहिए, या तो ट्रक हिलना चाहिए या तो हम गिरने चाहिए, है ना। ये ट्रक यहां से नहीं हिला, इसका रीजन ये है कि क्योंकि ट्रक का मास बहुत ज्यादा है, ओके, और मास बहुत ज्यादा होने की वजह से इसका इनर्शिया भी बहुत ज्यादा है। दैट मीन्स ट्रक की टेंडेंसी क्या होगी कि ये अपनी जगह पे ही रहे, अपनी पोजीशन में चेंज ना करे, यही तो इनर्शिया होता है। इट रेजिस्ट इन चेंज इन इट्स पोजीशन, अपनी पोजीशन में चेंज को रेजिस्ट करता है इनर्शिया, और मास जितना ज्यादा होता है इनर्शिया भी उतना ही ज्यादा होता है। दैट्स वाई ये ट्रक यहां से नहीं हिलेगा। ओके, सो दिस इज द रीजन। स्टूडेंट ने जो कहा, जस्टिफाई किया, वो सही था। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स जो है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, दैट इज राइट। ओके, बिल्कुल सही है, लेकिन रीजन ये नहीं है इसका। ओके, नाउ 13th हियर अ हॉकी बॉल ऑफ मास 200 ग्राम। सो ये हो गया 13 करते हैं अब हम। अ हॉकी बॉल ऑफ मास, बॉल का मास क्या है, m इज 200 ग्राम, m ऑफ बॉल भी लिख दूं यहाँ पे। ट्रेवलिंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एंड स्ट्रक बाय अ हॉकी स्टिक। ओके, v इसका u 10 मीटर पर सेकेंड ओके, और हॉकी स्टिक से टकराई। सो इज टू रिटर्न इट अलोंग इट्स ओरिजिनल पाथ, अपने ओरिजिनल पाथ से ये वापस रिटर्न हो गई विथ अ वेलोसिटी एट 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉल 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, कैलकुलेट द चेंज इन द मोमेंटम, डेल्टा पी हमें कैलकुलेट करना है। चेंज इन मोमेंटम, डेल्टा मीन्स चेंज, पी मोमेंटम विल बी इक्वल टू पी फाइनल माइनस पी इनिशियल। फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या होगा, आगे भी पढ़ लेते हैं। मोमेंटम अकर्स इन द मोशन ऑफ द हॉकी बॉल बाय द फोर्स अप्लाइड बाय द हॉकी स्टिक। हॉकी स्टिक की वजह से जो मोमेंटम अप्लाई हुआ है उसका, और जो पहले से उसका मोमेंटम था उसका, उन दोनों मोमेंटम का चेंज कैलकुलेट करना है। दैट मीन्स डेल्टा पी कैलकुलेट करना है। ओके, सो डेल्टा पी विल बी इक्वल टू m 200 ग्राम को पहले हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, मोमेंटम तभी कैलकुलेट करेंगे जब हम सारे यूनिट्स SI में रखेंगे, तो ग्राम को किस में कन्वर्ट करेंगे हम, किलोग्राम में, दैट इज 0.2 किलोग्राम। ओके, 200 डिवाइडेड बाई 200 ग्राम्स, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 200 डिवाइडेड बाई 1000 दैट इज किलोग्राम। 200 से ये गया और 0.2 ग्राम सॉरी किलोग्राम। ओके, सो दैट इज आउट। नाउ फाइनल के लिए क्या होगा, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। ओके, सो 0.2 इंटू 5, ये केजी में है, ये मीटर पर सेकेंड में है, माइनस पी इनिशियल 0.2 kg इंटू 10 इनिशियल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। सो ये हो जाएगा -1 एंड दिस वन माइनस 0.2 इंटू 10 2 मीटर पर सेकेंड, सो -2। ओवरऑल इसका आएगा यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। 1 minus 2 will be equal to -1 kg meter per second. That is the momentum change. This is our answer. Now 14th question.
Now this is the 14th question. 14th one. A bullet of mass 10 gram. Bullet of mass 10 gram. So bullet के लिए गन होगी. That is gun and this is bullet. Bullet की मास कितनी है? 10 ग्राम. Velocity. Traveling horizontal with a velocity of. So velocity is 150 मीटर पर सेकेंड. अब यहाँ पे वेलोसिटी के बाद में ये एक वुडन ब्लॉक पे स्टैक्स अ स्टेशनरी वुडन ब्लॉक, एक स्टेशनरी वुडन ब्लॉक के ऊपर स्टैक करती है एंड कम टू रेस्ट इन 0.03 सेकेंड. सो टी रेस्ट में आने के लिए टी दैट इज 0.03 सेकेंड. ओके, इसके बाद में यहां पर आने के बाद में ठीक है, और ये रेस्ट पे चली जाती है. दैट मीन्स ये तो हो गया यू हमारे पास, और वेलोसिटी फाइनल रेस्ट है इसलिए 0 मीटर पर सेकेंड. सो यू है, टी है और वी है हमारे पास. नाउ पूछा क्या क्या है वो देखो. अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम की बुलेट है, ट्रेवलिंग हॉरिजॉन्टल विथ अ वेलोसिटी ऑफ 150 मीटर पर सेकेंड. इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. ठीक है, सो हमें इनिशियल वेलोसिटी इस बार क्या दी है? 150 मीटर पर सेकेंड. हमें ये नहीं कहा है कि हमने शूट किया उसको, ये इस वेलोसिटी से ट्रेवल कर रही है. ठीक है, फाइनल वेलोसिटी स्टिक होने के बाद क्या होती है? वो स्टॉप हो जाती है. कम्स टू रेस्ट. कम्स टू रेस्ट का मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई हमारे पास. ठीक है, टाइम गिवन है, कितने टाइम में हुआ ये सब? 0.03 सेकेंड में. ओके, 0.03 सेकेंड में बुलेट जो है वो स्टेशनरी कंडीशन में आ गई, रेस्ट कंडीशन में आ गई हमारे पास. कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पेनिट्रेशन. अब ये पूछा है कि ये जो बुलेट फायर की है ये उस वुडन में अंदर तक कितना पेनिट्रेट हुई है, कहां तक गई है ये, तो ये वाली डिस्टेंस पूछी है हमसे. दैट इज एस. जरूरी नहीं है वो गन इतनी हो, या हो सकता है गन यहां पे हो. सपोज ये गन यहां पे है और वुडन पे ही मारा गया, इसको मारते ही यहां पे कितना ट्रेवल करेगी, एक तो एस पूछा है हमसे. ठीक है, डिस्प्लेसमेंट. सेकेंड क्या पूछा है? into the block. Also calculate the magnitude of the force. F पूछा है. F इज इक्वल टू होता है ma. सो हमें क्या चाहिए? पहले एक्सेलरेशन. S के लिए हमें क्या चाहिए? S का हम कौन कौन सी अप्लाई कर सकते हैं? S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर. t है हमारे पास, एक्सेलरेशन हमें यहां पे भी काउंट करना पड़ेगा. ठीक है, u है हमारे पास, बिल्कुल है. एस हमें कैलकुलेट करना है. सो हमें दोनों ही कंडीशन में क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? एसिलेरेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. करो भाई, एसिलेरेशन कैलकुलेट करो. सो एसिलेरेशन क्या होता है? वेलोसिटी से निकालो. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, और एक हमारे पास और कौन सी है? 2as विल बी इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. ठीक है, सो एस तो हमें कैलकुलेट करना है, एस नहीं है हमारे पास. ओके, वी है हमारे पास, बिल्कुल है. यू है हमारे पास, है. ए है हमारे पास, नहीं, हमें कैलकुलेट करना है. टी है हमारे पास, है. तो इससे हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट कर सकते हैं. करो, तो ये हो जाएगा v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी, दैट विल बी इक्वल टू एक्सीलरेशन. v 0 माइनस 150 डिवाइडेड बाई 0.03. सो ये हो जाएगा हमारे पास -150 डिवाइडेड बाय 0.03 इंटू 150. सो एक्सीलरेशन है -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज एक्सीलरेशन. ए की वैल्यू हमारे पास आ गई. सो ए आ गया हमारे पास -5000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फोर्स निकालो. मास है हमारे पास और ए आ गया हमारे पास. F इज इक्वल टू एम ए से हम फोर्स निकाल सकते हैं. और क्या निकालना था? डिस्प्लेसमेंट S. S के लिए हमारे पास U है, T है, A है और T स्क्वायर. बिल्कुल है, सब कुछ है हमारे पास. रखो वैल्यू. U की वैल्यू 150, T है हमारे पास 0.03 सेकेंड प्लस हाफ A माइनस 5000 T स्क्वायर 0.03 सेकेंड इंटू
0.03 सेकेंड। स्क्वायर मैंने सीधा कर दिया। अब देखो इस स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल। अब इसे कैलकुलेट करो और एस निकालो। ठीक है, जब हम इसको ओवरऑल कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, हमारे पास एस विल बी इक्वल टू 2.25 मीटर। सो एस आ गया, एफ इज इक्वल टू एम ए, दैट मीन्स एम कितना है 10 ग्राम। सो ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है हमें, किलोग्राम में। ओके, सो 0.10 दैट मीन्स 0.01 into minus 5000 that is minus 50 न्यूटन। सो फोर्स आ गया और डिस्प्लेसमेंट आ गया। दैट मीन्स ये डिस्प्लेसमेंट क्या है कि वुड के अंदर कहां तक पेनेट्रेट करेगी, 2.25 मीटर तक बुलेट जो है वो वुडन ब्लॉक को पेनेट्रेट कर देगी। ओके, सो दैट इज हाउ वी कैन कैलकुलेट 14th क्वेश्चन। नाउ 15th। Now question number 15. An object of mass 1 kg. An object of mass 1 kg. M 1 kg. Traveling in a straight line. एक straight line पे travel कर रहा है. Okay. With a velocity of 10 meter per second. V or U will be equal to 10 meter per second. Fine. Now collide with and stick to a stationary wooden block. कोलाइड करता है यानी टकराता है और स्टिक हो जाता है, चिपक जाता है एक स्टेशनरी रुका हुआ है। दैट मीन्स ये M1 मान लो, यहाँ पे ये U1 है तो ये यहाँ पर U2 जो है वो है 0 क्योंकि स्टेशनरी है, राइट। और M2 ब्लॉक का मास है 5 kg। सो हमारे पास U1 M1 U1 आ गया, M2 U2 आ गया, यानी ये पहली कंडीशन में है। ये क्या कर रहे हैं, कोलॉइड कर रहे हैं। इसलिए हमें बिल्कुल कोलॉइड नाम आते ही हमें ये पता होना चाहिए कि हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, या तो थर्ड रूल अप्लाई करना है या फिर कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के लिए हमें पहला मोमेंटम पता होना चाहिए, पहले ऑब्जेक्ट का, दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम पता होना चाहिए, बिफोर और आफ्टर भी पता होना चाहिए। ठीक है, सो बिफोर कोलिजन ये वाली कंडीशन थी, क्योंकि हम इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले वाले के लिए अगर हमने मास m1 माना है एक ऑब्जेक्ट के लिए तो वेलोसिटी u1 मान ली। दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए अगर हमने मास m2 माना है तो वेलोसिटी क्या मान ली, u2 मान ली, इनिशियल वेलोसिटी। क्यों, क्योंकि ये तो 0 है, स्टेशनरी है, तो इसको हमने 0 लिख दिया। देन दे बोथ मूव ऑफ टुगेदर। दैट मीन्स ये क्या कह रहा है, ये दोनों टकराएंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे। चिपकने के बाद ये एक सेम स्ट्रेट लाइन में सेम वेलोसिटी से ये मूव करेंगे। जाहिर सी बात है अगर ये दोनों चिपक गए, आफ्टर कोलिजन क्या हुआ, ये बड़ा वाला ब्लॉक है और इससे ये छोटा वाला ब्लॉक जो है वो चिपक गया। अब ये चिपकने के बाद एक स्ट्रेट लाइन पर, इसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रहे हैं। दैट मीन्स कि वेलोसिटी भी तो एक सेम होगी ना भाई, ये जिस वेलोसिटी से चलेगा उसी वेलोसिटी से ये चलेगा। सो वेलोसिटी सेम हो गई और मास कितना हो गया इन दोनों का, टोटल मास। दैट मीन्स फाइनल मास क्या हो जाएगा, 5 + 1 दैट इज 6 kg। 2 M2 ओवरऑल मास। और V2 सॉरी M फाइनल एंड V फाइनल। फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी V1 इज इक्वल टू V2, दोनों की बराबर हो जाएगी, राइट। और इसे हम V फाइनल लिख देंगे। सो नाउ अब क्या बोल रहा है ये, व्हाट वी हैव टू कैलकुलेट, calculate the total momentum just before the impact and just after the impact. Okay, also calculate the velocity of the combined object. combined object की velocity निकालनी है v final, और ये momentum निकालना है, और after collide momentum निकालना है। निकालो भाई momentum, calculate the total just total momentum, that is M1 U1 plus M2 U2, that is total momentum before impact, and after impact M2 V2 plus M1 V1। अब इन दोनों के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, V वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। ओके, सो यहाँ पर M1 क्या है 1 kg
u1 क्या है 10 मीटर पर सेकेंड प्लस m2 क्या है 5 kg इंटू 0. ओके, सो ये पहला मोमेंटम कितना हो गया बिफोर कोलिजन, टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ये है टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन. ओके, बिफोर कोलिजन ये टोटल मोमेंटम हो गया. तो हमारे पास कितना हो गया 10 kg मीटर पर सेकेंड, ये 0 हो गया. सो दिस इज इक्वल टू कोलिजन से पहले का मोमेंटम इक्वल टू कोलिजन के बाद का मोमेंटम, दैट विल बी इक्वल टू m1 प्लस m2. ओके, सो m1 प्लस m2 और m2 प्लस m1 इंटू v फाइनल, फाइनल वेलोसिटी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हो जाएंगे. ओके, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे और m1 प्लस m2, ये हमारे पास कितना है 6, राइट. 5 प्लस 1 दैट इज 6. सो 10 kg मीटर पर सेकेंड विल बी इक्वल टू 6 kg इंटू v फाइनल. ये यहां पे लियो 10 kg मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 kg, kg से kg कैंसिल. सो फाइनल वेलोसिटी क्या आ गई हमारे पास 10 डिवाइडेड बाई 6 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 1.66 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द फाइनल वेलोसिटी. ओके, नाउ ये है कोलिजन के बाद का मोमेंटम, ये है वेलोसिटी. सिर्फ हमने वेलोसिटी कैलकुलेट की है. अब इस vf की वैल्यू अगर मैं यहां पे रख दूं तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम भी आ जाएगा. दिस इज द मोमेंटम बिफोर द इम्पैक्ट. लेकिन हमें दोनों मोमेंटम पूछे हैं, आफ्टर द इम्पैक्ट भी पूछा है. तो इस वाली पूरी इक्वेशन से तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया v फाइनल, और इस वाली सिंगल इक्वेशन में अगर मैं vf की वैल्यू रख दूं तो मेरे पास फाइनल मोमेंटम भी आ जाएगा. सो दिस इज p initial and that is p final, final momentum. So p initial is equal to p final due to the third law of the motion, or we can say conservation of momentum. So यहां से कैलकुलेट करो v final की वैल्यू. So p final is equal to m2 plus m1 that is 6 into 1.66, that is in kg, that is in meter per second, will be equal to almost 10 kg मीटर पर सेकेंड. ओके, सो देखो यहां पर मोमेंटम इक्वल होगा, राइट, कोलिजन के बाद. और यही तो स्टेट करता है ना कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. देखो यहां पर वेलोसिटी सेम हो गई और मोमेंटम भी क्या आ रहा है p इनिशियल विल बी इक्वल टू p फाइनल. और यही तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कहता है कि कोलिजन के पहले और कोलिजन के बाद का जो मोमेंटम होता है वो कंजर्व्ड रहता है, उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं होगा. सो p initial will be equal to p final, that is 10 kg per meter square, and v final will be equal to 1.66. Now question number 16. An object of mass 100 kg, so mass 100 kg is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. Accelerated बोला है इसने, is accelerated uniformly from a velocity. From a velocity, that means 5 meter per second is the initial velocity to 8 meter per second. This 8 meter per second is the final velocity. यहां से यहां तक, यहां से यहां तक ये ऑब्जेक्ट क्या होता है एक्सिलरेट हो रहा है. ओके, और इस एक्सिलरेशन में, इस स्पीड के इंक्रीज होने में टाइम कितना लग रहा है t is equal to 6 second here in 6 second. So an object of mass this is accelerated uniformly from a velocity of 5 meter per second to 8 meter per second. 5 meter per second से 8 meter per second तक ये accelerated हो रहा है in 6 second. Now calculate the initial and final momentum. Same निकालना है, p initial निकालना है, p final निकालना है. अब देखो यहाँ पे किसी तरह की कोई कोलिजन नहीं हो रही है. हम कोलिजन अगर हो रही है तो वहां पर हम ये लगा सकते हैं कौन सा कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम.
कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम सिर्फ कॉलिजन्स पे, सिर्फ टक्कर अगर कहीं हो रही है तो उस पे एप्लीकेबल है। अगर कोई एक ही ऑब्जेक्ट गिवन है तो एक ऑब्जेक्ट के लिए कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। अब इसका इनिशियल और फाइनल मोमेंटम अलग होगा। क्यों अलग होगा? मास जो है वो सेम है, ऑब्जेक्ट का मास वही है क्योंकि वही ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। सो मास इज सेम बट वेलोसिटी इज डिफरेंट। और मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। सो P initial will be equal to mass into V initial, or we can say U, and P final will be equal to mass into V. So here we can say P initial is equal to mass into U, that is equal to 100 kg into 5 meter per second, that is equal to 500. Okay, P final M into V, that is equal to 100 kg into 8 meter per second, that will be equal to 800 kg meter per second. Okay, also find the magnitude of the force exerted on the object. ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा है? तो फोर्स क्या होता है? फोर्स इज इक्वल टू M इंटू A, दैट इज द फोर्स। सो M है हमारे पास, एक्सेलरेशन निकालना है। एक्सेलरेशन का सिंपलेस्ट फॉर्मूला है कौन सा? यहां से निकालो, V इज इक्वल टू U प्लस AT। A निकालना है, V है हमारे पास, U है हमारे पास, T है हमारे पास। सो वी कैन से V माइनस U डिवाइडेड बाई T विल बी इक्वल टू A। V की वैल्यू क्या है? 8 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 6, राइट। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। देखो यहां से ओवरऑल करने के बाद जो आंसर आएगा वो मीटर पर सेकेंड में आएगा और ये सेकेंड में। सो ये आएगा हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 6, 3 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाई 6 सेकेंड। सेकेंड नीचे आने के बाद क्या आ जाएगा? 1/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन ये आ गया, वैल्यू रख दो। F इज इक्वल टू मास कितना है हमारे पास? 100 kg इंटू हाफ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 50। सो 50 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसकी जगह मैं क्या रख सकती हूँ? न्यूटन। 50 न्यूटन, दैट इज द फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, the 17th question. Okay, here the question is Akhtar, Kiran and Rahul were riding in a motor car. अख्तर, किरण और राहुल जो है वो एक मोटर कार में राइड कर रहे हैं। दैट वाज मूविंग विद अ हाई वेलोसिटी ऑन अ एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, एक एक्सप्रेस हाईवे पर ये कार जो है, मोटर कार, वो बहुत ही तेज वेलोसिटी से चल रही है। व्हेन एन इंसेक्ट हिट द विंडशीट, विंडशीट पर एक इंसेक्ट जो है वो टकराता है एंड गॉट स्टक, और उसके ऊपर चिपक जाता है ऑन द विंड स्क्रीन, स्क्रीन के ऊपर चिपक जाता है। अख्तर एंड किरण स्टार्टेड पॉन्डरिंग ओवर द सिचुएशन, सिचुएशन के ऊपर उन्होंने कमेंट करना शुरू कर दिया। अब किरण ने क्या सजेस्ट किया? किरण सजेस्ट दैट द इंसेक्ट सफर्ड अ ग्रेटर चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम चेंज जो है वो बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द चेंज इन द मोमेंटम ऑफ द मोटर कार। मोटर कार में जो मोमेंटम चेंज हो रहा है उसके कंपेरिजन में, बिकॉज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ द इंसेक्ट वॉज मच मोर देन दैट ऑफ द मोटर कार। मोटर कार की जो वेलोसिटी है उसमें चेंज ज्यादा है इंसेक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए जो मोमेंटम चेंज है वो भी किसका ज्यादा था? इंसेक्ट का। नाउ अख्तर सेड दैट सिंस द मोटर कार वाज मूविंग विद अ लार्जर वेलोसिटी इट एक्सर्ट अ लार्ज फोर्स ऑन द इंसेक्ट। इसने क्या कहा है कि भाई मोटर कार ने जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा एक्सर्ट किया इंसेक्ट के ऊपर। ओके, It exerted a large force on the insect and a result the insect dead, और इसकी वजह से इंसेक्ट जो है वो मर गया। ठीक है, अब देखो, और राहुल क्या कह रहा है?
Rahul, while putting an extremely new explanation, said that both the motor car and the insect experience the same force and a change in their momentum. Comment on these suggestions. अब इन पे हमको कमेंट करना कि क्या हुआ. क्लियर. अब देखो क्वेश्चन को समझो. पहले तो अख्तर, किरण और राहुल कार में जा रहे हैं और इतने में एक इंसेक्ट आके उनके शीशे पे टकराता है. टकरा के क्या होता है, वो वहीं चिपक जाता है. अख्तर और किरण तो ये कह रहे हैं कि भाई क्योंकि जो इंसेक्ट है उसकी वेलोसिटी कम थी और टकराने के बाद क्या हुआ, इसकी वेलोसिटी में चेंज जो है वो मोटर कार की वेलोसिटी में चेंज के कंपैरिजन में बहुत कम थी, इसलिए इंसेक्ट जो है चिपक गया और उसकी डेथ हो गई. क्लियर. लेकिन राहुल ने क्या कहा कि नहीं, दोनों बराबर फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर. ओके, क्योंकि फोर्स बराबर अप्लाई हो रहा है तो मोमेंटम चेंज भी इक्वल होगा. अब प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम ये हुई उसकी वेलोसिटी की वजह से. फाइन. अब क्या हो रहा है, लो ओम नारायण. क्या है ये, नाउ क्लियर. सो यहां से हमने क्या करा, हमने v स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली. ठीक है, तो v स्क्वायर विल बी, क्योंकि u स्क्वायर की वैल्यू तो वैसे ही 0 थी, सो ओवरऑल वैल्यू ये जो है वो किसकी आई हमारे पास, v स्क्वायर की. सो v स्क्वायर विल बी इक्वल टू, ये मल्टीपल करने के बाद हमारे पास 16 आया. यहाँ पे मीटर से मीटर मल्टीप्लाई हो गया तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर. एज इट इज हमने इसको कैलकुलेट कर लिया पूरा. अब देखो इसका स्क्वायर हटाया हमने, v आ गया. v आया तो इसका क्या कर दिया हमने, रूट कर दिया. इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका रूट कर दिया, तो रूट करते ही हमारे पास 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4. मीटर स्क्वायर का मीटर हो गया, सेकंड स्क्वायर का सेकंड हो गया, तो 4 मीटर पर सेकंड हमारे पास वेलोसिटी आ गई. ओके, अब देखो P में हमारे पास V आ गया, मास हमारे पास था ही, सो P कैलकुलेट कर लो. P विल बी इक्वल टू 10 kg इंटू 4 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 40 kg मीटर पर सेकेंड. दैट इज द मोमेंटम which is transferred from the dumbbell to the earth. So these are the NCERT question, that is the 18th question. These are the NCERT question and how that is the way how you calculate the numericals and the questions. Hope it will help you.